हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ आवर वीडियो ऑन द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री है रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम 2 और मोर जनरेशंस। यानी कि हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग 2 to 3 जनरेशन्स या फिर उससे भी ज़्यादा जनरेशन्स का इनहेरिटेंस रिकॉर्ड देखेंगे किसी जेनेटिक ट्रेट के लिए। वो जो डायग्राम बनेगा और जो फैमिली ट्री बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेडिग्री। पेडिग्री कैन हेल्प अस और जेनेटिक काउंसलर टू स्टडी द पैसेज ऑफ जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि हम लोग पेडिग्री की हेल्प से जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारा उस जीन का इनहेरिटेंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स को ये हेल्प कर सकता है। कुछ सिंबल्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं इस पेडिग्री डायग्राम में और हमारे फैमिली ट्री में, स्क्वायर ऐसे ब्लैंक हो और वाइट हो तो मेल, सर्कल फॉर फीमेल, और ऐसे अगर वो डार्क्ड हो और कम्प्लीटली फिल्ड हो उसको हम बोलेंगे अफेक्टेड और डिजीज इंडिविजुअल। सिंगल लाइन मीन्स मेटिंग, डबल लाइन उनके बीच में मीन्स कंसेंजियस मेटिंग और मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, और हम लोग कैरियर्स भी देखेंगे जिसमें हाफ सर्कल हो या फिर ऐसे क्रॉस बना रखा हो सर्कल के बीच में या फिर ऐसे डॉट बना रखा हो। क्यों? क्योंकि हमें कैरियर सिर्फ फीमेल में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने सर्कल का यूज़ किया है कैरियर के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम लोग इसमें डिजीज़ का भी इनहेरिटेंस पढ़ने वाले सर्टेन जीन से, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे डिजीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 2 टाइप की डिजीज़, ऑटोसोमल डिजीज़ और सेक्स लिंक्ड डिजीज़। ऑटोसोमल डिजीज़ जो है किसी भी 44 ऑटोसोम से जो लिंक्ड है वो है ऑटोसोमल डिजीज़। सेक्स लिंक्ड डिजीज़ में हमारे पास आता है लिंक्ड टू एक्स और वाई क्रोमोसोम वाली डिजीज़। अगेन ऑटोसोम में हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या होगा, भले ही वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, वो डिजीज शो करेगा इंडिविजुअल। नॉर्मल सिर्फ रिसेसिव वाला होगा। वहीं पर रिसेसिव में जो है वो रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज़ में रिसेसिव होमोलोगस और होमोजाइनस जो हमारे पास रिसेसिव है वो डिजीज़ होगा। वहीं पर जो हमारा आइदर डोमिनेंट वाला जो है भले ही होमोजेनस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजेनस कंडीशन में हो वो नॉर्मल होगा। वहीं पर हम लोग सेक्स लिंक्ड डिजीज़ की बात करें तो हमारे पास है 2 टाइप की। एक हमारे एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड एक्स लिंक्ड और वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड वाई लिंक्ड। और वाई वाली हमें सिर्फ मेल्स में देखने को मिलेंगे क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में ही होता है। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड में भी अगेन हमारे पास है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देखिए, डोमिनेंट वाले में अगेन उसको डिजीज़ कोज करने के लिए अगर वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम पर भी हमारे पास वो म्यूटेंट जीन है तो वो सफिशिएंट है। अगर वो दोनों पे नॉर्मल वाला जीन है तभी वो डिजीज़ जो है वो पर्सन जो है नॉर्मल होगा। मान लीजिए एक सर्टेन हम जीन की बात कर रहे हैं सी की, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे है। ठीक है, अगर वो जीन सिंगल क्रोमोसोम पर है तो भी डिजीज़ करेगा, दोनों क्रोमोसोम पर है तो भी डिजीज़ करेगा। ठीक है, डोमिनेंट में, यानी कि जब वो नॉर्मल वाला होगा दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे तभी वो जो प्रोजेनी है जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल होगा। वहीं पर रिसेसिव में जो है उसको डिजीज़ कोज करने के लिए उस म्यूटेंट जीन को दोनों एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल में, और मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, उस पर भी होगा तो भी डिजीज़ करेगा। अगर वो वहाँ पर नॉर्मल है दोनों क्रोमोसोम पर तो वो नॉर्मल हमारे पास प्रोजेनी और इंडिविजुअल मिलेगा। अगर वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम पर है तो फिनोटाइप जो होगा वो उसका नॉर्मल ही होगा और एज ए जीनोटाइप हम लोग उसको कैरियर बोलेंगे। अब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो है वो हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी दिखाती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब डिजीज़ जो है फॉर एग्जांपल एक जनरेशन में मेल में था, नेक्स्ट में हमें वो फीमेल में मिलेगा, फिर मेल में, फिर फीमेल, मेल फीमेल, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा हमें। अब पेडिग्री एनालिसिस की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि वेदर पेडिग्री इज डोमिनेंट और रिसेसिव। देखिए, डोमिनेंट का देखने का एक हमारे पास क्या तरीका है। मोस्टली जो है डोमिनेंट आपको डोमिनेंट डिजीज़ हर जनरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सिंगल जीन भी सिंगल कॉपी भी पास हुआ है तो वो डिजीज़ करेगा डोमिनेंट में, जबकि रिसेसिव जो है वो हमें एवरी जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी लाइकली कि जो रिसेसिव डिजीज़ है वो जनरेशन्स को स्किप करेगी। अगर वो डोमिनेंट है तो हमें उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है, अगर डिजीज़ जो है वो रिसेसिव है
तो अगेन उसमें हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हुआ तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव हुआ तो हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर एट द एंड यू हैव टू रीचेक योर आंसर बाय सॉल्विंग द पेडिग्री। ये एक मोस्ट प्रोबेबल तरीका है देखने का, पर जो फाइनल और 100% जो आपको सही जवाब दे सकता है वो आपको पेडिग्री सोल्व करके देखना है, जो आपका प्रोबेबल आंसर इन रूल से आपको मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, यानी कि जहाँ पर म्यूटेशन हमें सिंगल जीन में देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रांसमिट होगा ऑफस्प्रिंग में एज पर मेंडेलियन रूल्स, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर में कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, हमारे पास कुछ जीन्स है एक्स क्रोमोसोम पर जो कि रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ आई को अफेक्ट करते हैं। रेड एंड ग्रीन कलर कोन ऑफ आई को अफेक्ट करेंगे। अगर उन जीन्स में जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो ये दो जीन्स प्रेजेंट है उनमें अगर म्यूटेशन हुआ तो कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, यानी कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलता है। रेड कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटेनोपिया एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया। ओके अब यहाँ पर अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो मेल्स जो है अराउंड 8% जो है हमें अफेक्टेड देखने को मिलता है, जबकि फीमेल्स में 0.04% ही है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। और रिसेसिव डिजीज़ के लिए हम लोगों ने बोला था कलर ब्लाइंड होने के लिए फीमेल्स में तो उसको दोनों क्रोमोसोम्स पे म्यूटेंट जीन को आना पड़ेगा, बट मेल्स में अगर वो सिंगल क्रोमोसोम पर है तो भी वो कलर ब्लाइंड मेल होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल्स में कलर ब्लाइंड होने के लिए उस म्यूटेंट जीन को दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होना होगा। अगर वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स पर है फीमेल पे तो उनका हम लोग कैरियर बोलेंगे फिनोटिपिकली, यानी कि उनका विजन की अगर हम लोग बात करें तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास हीमोफीलिया। इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। अगेन ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। हीमोफीलिया में इवन एक स्मॉल कट जो है वो भी अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग लीड कर सकता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन का पूरा कैस्केड है, चेन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। हीमोफीलिया कंट्रोल किससे होता है, हमारे पास ना एक अलील है एच और कैपिटल एच और स्मॉल एच। स्मॉल एच रिसेसिव है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोफीलिया के लिए, यानी कि स्मॉल एच वाला हम लोग बोल सकते हैं कि डिजीज़ वाला म्यूटेंट वाला जीन है, कैपिटल एच नॉर्मल वाला है। अगर वो फीमेल्स की हम लोग बात करें, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल वाला है, कैपिटल एच है, तो वो नॉर्मल है। अगर एक के ऊपर है तो वो जो हमारे पास फीमेल की हम लोग बात कर रहे हैं वो नॉर्मल ही होगी, बट वहाँ पर जेनेटिकली हम लोग बात करें तो वो कैरियर की तरह वहाँ पे काम करेगी। फीमेल्स में उसको डिजीज़ करने के लिए अगेन दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हमारे पास डिजीज्ड वाला यानी रिसेसिव वाला हीमोफीलिया जीन होना चाहिए, म्यूटेंट वाला। अब हीमोफीलिया के हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे पास क्वीन विक्टोरिया। अब क्वीन विक्टोरिया जो है फिनोटिपिकली तो नॉर्मल थी, पर वो ना कैरियर थी इस चीज़ की। सो उनके जो बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं जिनमें हमें हीमोफीलिया देखने को मिलता है, जो कि वो एक जीन जो इनके अंदर था वो उन्होंने ट्रांसमिट किया, इनहेरिटेंस किया और जनरेशन टू जनरेशन। अब फीमेल के लिए हीमोफीलिया होना ना बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि उसके लिए शी नीड्स टू हैव हीमोफिलिक फादर होना चाहिए, ठीक है, और साथ में एटलीस्ट कैरियर जो है हमारे पास वो मदर होनी चाहिए, हीमोफिलिक फादर और एटलीस्ट कैरियर मदर होनी चाहिए हमारे पास, तब ही चांसेस है हमारे पास कि वहाँ पर हमारे पास फीमेल डिजीज्ड हीमोफीलिया वाली हमें देखने को मिले। अब हीमोफीलिया में ना सर्वाइवल चांस हमने बोला कि बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इवन एक स्मॉल कट से भी वहाँ पे अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग हो सकती है और पर्सन मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो हमें ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, यानी कि डिजीज्ड हीमोफीलिया वाली फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, यानी कि हमें यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स है आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड बन जाती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के अंडर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस, ठीक है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो HbA है नॉर्मल वाला, उससे अलग कैसे है, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीटा चेन जो है, प्रोटीन का बीटा चेन जो है वहाँ पर हीमोग्लोबिन में, वहाँ पे नॉर्मली तो जो है वहाँ पे हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होता है,
ठीक है, पर जीन लेवल पे जो GAG था DNA में वो बन जाता है GTG, जिससे RNA बना फिर हमारे पास GAG की जगह GUG, ठीक है। और हमारे पास अमीनो एसिड बन गया वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन, यानी कि सिर्फ एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है डिसीज वाले हीमोफीलिया में और नॉर्मल वाले में। अब मोर सर्वाइवल चांसेस होता है, हमें देखा है कि सिकल सेल एनीमिया जिनमें है उनमें मलेरिया केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि मलेरिया इन्फेस्टेड एरियाज़ में जो है हमें बहुत कम बहुत ज़्यादा सर्वाइवल देखने को मिलता है सिकल सेल वाले का। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वो अटैक ही आरबीसी पे करता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन पे अंदर जाकर, अब वहाँ पे वही नहीं है नॉर्मल, तो उसका सर्वाइवल भी नहीं होता है। तो जैसे मलेरिया अफेक्टेड एरियाज हमारे पास ट्रॉपिकल अफ्रीका है, वहाँ पे सर्वाइवल ज़्यादा देखा गया है सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सनस का इन केस ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब ये सिंगल पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल किया जाता है, HbA नॉर्मल, HbS हमारे पास सिकल सेल एनीमिया वाला। अगर दोनों हमारे पास नॉर्मल वाले जीन है तो नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। अगर एक हमारे पास नॉर्मल वाला जीन है और एक सिकल सेल एनीमिया वाला तो हमारे पास हो गया वो कैरियर। अगर दोनों डिजीज़ वाले जीन है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया वाले हीमोग्लोबिन है तो वो हो गया इंडिविजुअल हमारे पास अफेक्टेड और डिजीज़। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आरबीसी को जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, इस डिजीज़ में जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया से, उसमें ना एक एंजाइम नहीं होता जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि इसके जीन में जो है म्यूटेशन हो जाता है, सिंगल जीन म्यूटेशन इस एंजाइम के जो जीन लेवल्स पे हम लोग बात करें तो सिंगल जीन म्यूटेशन, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉर्मली जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जब होता है तो उसका काम क्या होता है, वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में और वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट में। अब फिनाइल पायरुवेट जो है हमारी बॉडी में पुअरली एब्जॉर्ब होता है, इसलिए यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है और साथ में ये एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, जो कि फिर मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर देता है, ठीक है। फिनाइल पायरुवेट जो बनता है फिनाइल एलेनिन से इन एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ थैलेसीमिया पर। थैलेसीमिया भी अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इस डिफेक्ट की वजह है जो है वो म्यूटेशन या डिलीशन जो जीन है इसका, हमारे पास हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन चेन का जो जीन है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा चेन्स मिलती है हमें वहाँ पे ग्लोबिन में, ठीक है, उनमें अगर म्यूटेशन या फिर कुछ डिलीशन आ जाए जीन लेवल पर, ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है। अब हमारे पास थैलेसीमिया भी जो है वो दो टाइप का है, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है, डिफेक्ट होता है अल्फ़ा चेन फॉर्मेशन वाले जीन में। बीटा थैलेसीमिया में हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन वाले जीन में हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है दो जीन से कंट्रोल किया जाता है, दोनों ही 16th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, दो जीन यानी कि 4 अलील्स, 4 अलील्स, 2 अलील्स होते हैं पर जीन। जीन कौन कौन से हैं, HbA1 एंड HbA2। अब मोर द नंबर ऑफ जीन्स म्यूटेटेड और डिलीटेड मोर सीवियर विल बी द थैलेसीमिया, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, जितनी क्वांटिटी में अफेक्टेड और म्यूटेटेड जीन होगा उतना ही सीवियर थैलेसीमिया होगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया जो है वो एक ही जीन से कंट्रोल किया जाता है, HBB जीन, जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अगर एक जीन अफेक्टेड है, ठीक है, थैलेसीमिया लेस डेंजरस है। बट अगर दोनों जीन्स में अफेक्ट आ जाए, HbA वाले में और HbB वाले में, तो ये ज़्यादा ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। ये थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के ऊपर। सबसे पहले आता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है फर्स्ट रिपोर्ट किया था हमारे साइंटिस्ट लैंगडन डाउन ने 1866 में। इसमें होता क्या है, ट्राइसोमी हो जाता है 21st क्रोमोसोम का। नॉर्मली एक डिप्लॉइड सेल में तो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ही होती है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21 वाला क्रोमोसोम जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। तो हमारे पास ऑटोसोम्स टोटल कितने हो गए, 45
फीमेल्स है तो 45 प्लस XX, मेल है तो 45 प्लस XY। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है। अब ये बोथ मेल एंड फीमेल में आपको देखने को मिल सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो oogenesis जब हो रहा था वहाँ पे X क्रोमोसोम जो है वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ, वो अलग अलग ही नहीं हुए, और एक ओवम में 2 X क्रोमोसोम है। अगर मेल से X आया तो हमारे पास जो है 21st क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं ना, तो हम वी विल रिप्रेजेंट देम विद AA ऑटोसोम। यहाँ से अगर एक और मेल का ऑटोसोम आ गया 21st वाला, तो अल्टीमेटली कितना बन गया, AA, यानी कि 3 21st क्रोमोसोम हो गए हमारे पास। ये था डाउन सिंड्रोम। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, शॉर्ट स्ट्रेचर हो गया या फिर शॉर्ट हाइट बोल लें, स्मॉल राउंड हेड हो गया, फर्रोड टंग यानी कि उसकी टंग पे आपको ग्रीज देखने को मिलेंगी, क्रीज बहुत सारी, ठीक है। पार्शली ओपन माउथ विद करेक्टरिस्टिक क्रीज, फिजिकल और साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशन, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, ये हो गए सिम्टम हमारे डाउन सिंड्रोम के। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि अगर एक और एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाए, जैसे कि 44 प्लस XXY, ये मेल में नॉर्मली तो होना चाहिए था 44 प्लस XY, हमें क्लाइनफेल्टर में देखने को मिलता है 44 प्लस XXY। सच पर्सन्स, जो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो पर्सन्स हैं, उनको वो जो है स्टीराइल मेल्स होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, और उनको हम लोग फेमिनाइज्ड मेल भी बोलते हैं। इनके अंदर अनडेवलप्ड टेस्टिस देखने को मिलेंगी, मेंटल रिटार्डेशन, नोक नीज, गायनेकोमेस्टिया मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमें सिर्फ मेल में देखने को मिला। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है ड्यू टू मोनोसोमी, यानी कि एक क्रोमोसोम कम हो गया है, वो भी हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम की, यानी कि फीमेल्स में नॉर्मली तो होना चाहिए था 44 प्लस XX, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 44 प्लस XO। अगर आप सोच रहे कि सिर्फ फीमेल्स को देखिए मेल भी था तो 44 प्लस XY होना चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 44 प्लस XO या 0, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक X क्रोमोसोम है। इनको हम लोग बोलते हैं स्टीराइल फीमेल्स, फर्टाइल नहीं होती ये फीमेल्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है, रूडिमेंट्री और नॉन फंक्शनल ओवरीज होती हैं, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट हो गया, नो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स यहाँ पर, साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।